तुम एक छोटे से शहर में हो, समझो उड़ीसा में झारसुगुड़ा, और तुम्हें किसी बड़े शहर जाना है। कुछ साल पहले इसका मतलब था एक लंबी थका देने वाली ट्रेन या रोड जर्नी। हाँ बिल्कुल। और अब तुम बस एक फ्लाइट पकड़ सकते हो और 1 घंटे में वहां पहुंच जाओगे। क्या बात है। या फिर एक ऐसा गांव सोचो जहां हर घर की छत पर सोलर पैनल चमक रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है दोस्त, ये इंडिया के डेवलपमेंट की रियल स्टोरीज हैं। एग्जैक्टली और आज हम इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस के पीछे की पॉलिसीज और प्लानिंग को अनपैक करने वाले हैं। रेडी हो? बिल्कुल। हम इन सोर्सेज को एक डिटेक्टिव की तरह देखेंगे। आज हमारा मिशन है इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और इकोनॉमी की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को सिंपल, क्लियर और मेमोरेबल तरीके से समझना। सही है। हम फैक्ट्स, चैलेंजेस और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज सब पर बात करेंगे। ऑसम। तो ये रहा आज का हमारा लर्निंग मैप। हम रीजनल एयर कनेक्टिविटी और यूडान स्कीम से शुरू करेंगे, फिर इंडिया के 2030 रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट पर जाएंगे, और फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, मतलब पीपीपीज, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन और एसडीजीज का रोल। राइट। फिर इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी डिबेट, एयरपोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन, एफडीआई की जरूरत, स्मार्ट सिटीज और विलेजेस का कॉन्सेप्ट, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के इश्यूज, पीपीपीज की फ्यूचर रिस्क्स, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी और आखिर में पीपीपी मॉडल का एक क्रिटिकल एनालिसिस। तो चलो लेट्स अनपैक दिस। ओके, तो चलो पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। कनेक्टिविटी, देश को छोटा करना और लोगों को पास लाना। और ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाता है। Question and year. What is the need for expanding the regional air connectivity in India? In this context, discuss the government's UDAN scheme and its achievements. 2024. Broad micro theme, economy. All right. तो उड़ान स्कीम, इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। ये नाम ही कितना कूल है ना? 2016 में लॉन्च हुई इस स्कीम का आइडिया ही गेम चेंजिंग था। छोटे अंडरसर्व्ड टाउन्स को एयर रूट से कनेक्ट करना और फ्लाइंग को सुपर अफोर्डेबल बनाना। अफोर्डेबल मतलब कितना? मैजिक नंबर याद रखो, लगभग 2500 रुपए 500 किलोमीटर की फ्लाइट के लिए। वाह, ये तो कुछ ट्रेन टिकट से भी कम है। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल? जरूर। बिहार में दरभंगा या सिक्किम में पाक्योंग जैसे शहरों के बारे में सोचो। वहां पहुंचना पहले बहुत मुश्किल था। एग्जैक्टली पर अब उड़ान फ्लाइट्स की वजह से वहां टूरिज्म बढ़ रहा है, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को नए बाजार मिल रहे हैं और बिजनेस भी ग्रो कर रहा होगा। हाँ, एक 10 घंटे का रोड ट्रिप अब सिर्फ 60 मिनट की फ्लाइट बन गया है। कूल है ना? बहुत ज्यादा। तो अगर इसे स्ट्रक्चर करना हो तो कैसे करेंगे? गुड क्वेश्चन। देखो, स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए एक बढ़िया तरीका है। बताओ। नंबर 1, इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम से शुरू करो कि इंडिया इतना बड़ा देश है पर बहुत से छोटे शहर एयर ट्रैवल से कटे हुए थे। ओके। नंबर 2, कोर लॉजिक में उड़ान मॉडल का जीनियस समझाओ कि सरकार एयरलाइंस को टैक्स कट जैसे इंसेंटिव्स देती है और बदले में वो किराए पर कैप लगाते हैं। हाँ। फिर इसके बेनिफिट्स बताओ, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, ज्यादा जॉब्स, टूरिज्म बूस्ट। डेटा भी यूज कर सकते हो, जैसे 625 से ज्यादा रूट्स अब ऑपरेशनल हैं और करीब 1.5 करोड़ लोगों ने ट्रैवल किया है। हाँ, ये तो पावरफुल डेटा है। और नंबर 3, कंक्लूजन में बताओ कि उड़ान ने फ्लाइंग को डेमोक्रेटाइज किया है, पर चैलेंजेस भी मेंशन करो, जैसे कुछ रूट्स का बंद हो जाना। राइट। प्रेजेंटेशन के लिए एक विजुअल मैप बहुत इफेक्टिव होगा। पहले सिर्फ मेजर एयरपोर्ट्स दिखाओ, फिर एनिमेट करके नए उड़ान रूट्स को पॉपअप कराओ। इम्पैक्ट तुरंत दिखेगा, समझे? एकदम क्लियर। चलो अब पॉज करके इस लाइन को प्रैक्टिस करो। उड़ान हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर रीजनल कनेक्टिविटी बाय मेकिंग एयर ट्रैवल अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल फॉर द कॉमन पर्सन। उड़ान स्कीम इंडिया के छोटे शहरों को अफोर्डेबल एयर ट्रैवल से जोड़कर बैलेंस नेशनल ग्रोथ में हेल्प कर रही है। फैंटास्टिक। तो देश को जोड़ने से अब उसे पावर देने की बात करते हैं। इस सारी ग्रोथ के लिए बहुत एनर्जी चाहिए और ये हमें हमारे ग्रीन फ्यूचर से जुड़े एक बड़े सवाल पर लाता है। क्वेश्चन इन ईयर, डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% of its energy needs from renewable energy by 2030? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective? Explain. 2022 Broad Micro Theme Environment and Ecology. ये इंडिया के सबसे एम्बिशियस गोल्स में से एक है। 2030 तक हमारी आधी एनर्जी क्लीन सोर्सेज जैसे सोलर और विंड से आएगी। ये सिर्फ एक एनर्जी गोल नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक बड़ा स्टेटमेंट है। बिल्कुल। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है सोलर फार्म्स का स्केल। सिर्फ FY 2025 में इंडिया ने 23.8 गीगावाट नई सोलर कैपेसिटी ऐड की। 23.8 गीगावाट, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये लाखों घरों को पावर देने के लिए काफी है। ये रियल प्रोग्रेस है जो हम देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या 50% का टारगेट सच में अचीवेबल है? यही इस सवाल का कोर है। स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए मैं इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। ओके। 1, इंट्रोडक्शन में 50% के एम्बिशियस टारगेट से स्टार्ट करो और बताओ कि ये इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है। 2, कोर लॉजिक। इसमें पहले इज इट अचीवेबल पार्ट को देखो। यस साइड पर है रैपिड कैपेसिटी एडिशन, FDI इनफ्लोज और 170 गीगावाट से ज्यादा की टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी। और चैलेंजेस साइड पर? चैलेंजेस में ग्रिड इंटीग्रेशन, एनर्जी स्टोरेज और लैंड एक्विजिशन जैसे मुद्दे हैं। राइट। लॉजिक का दूसरा हिस्सा है सब्सिडी शिफ्ट। ये बहुत क्रूशियल है। एक्सप्लेन करो कि गवर्नमेंट फॉसिल फ्यूल्स पर सब्सिडी करीब 85% तक कम करके वो पैसा रिन्यूएबल्स में लगा रही है। अच्छा, तो इससे ग्रीन एनर्जी सस्ती हो जाती है? एग्जैक्टली। और प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव भी। और कंक्लूजन? 3, कंक्लूजन में कहो कि टारगेट मुश्किल है पर अचीवेबल है।
नेशनल सोलर मिशन जैसी पॉलिसीज को मेंशन करो। प्रेजेंटेशन के लिए कोई टिप? हाँ, एक सिंपल 2 कॉलम चार्ट बनाओ, फेवरेबल फैक्टर्स और चैलेंजेस। इससे बैलेंस पर्सपेक्टिव दिखता है। इस लाइन को रिहर्स करो टू कैप्चर द मेन आइडिया। Shifting subsidies from fossil fuels to renewables acts as a powerful catalyst, making green energy financially attractive and accelerating India's journey towards its 2030 goal. इंडिया अपना रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट अचीव कर सकता है और इसकी चाबी है फाइनेंशियल सपोर्ट को स्मार्टली फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट करना। ये तो समझ आ गया। अब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों या सोलर फार्म्स, बहुत पैसा लगता है और सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। सही बात है। और यहीं पर आता है एक बहुत पॉपुलर टर्म पीपीपी। Question and here, why is public-private partnership PPP required in infrastructural projects? Examine the role of PPP model in the redevelopment of railway stations in India, 2022. Broad micro theme, economy. Exactly. तो PPP है क्या? बेसिकली ये एक टीम अप है। गवर्नमेंट यानी पब्लिक पार्ट और एक प्राइवेट कंपनी मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे गवर्नमेंट जमीन देती है और प्राइवेट कंपनी पैसा और टेक्नोलॉजी लाती है। हाँ, और एफिशिएंट मैनेजमेंट भी। इसका एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जांपल है मध्य प्रदेश का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। हाँ, मैंने देखा है, वो तो कमाल का है। ये इंडिया का पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन है जो पीपीपी मॉडल पर रीडेवलप हुआ है। सच में एयरपोर्ट जैसा लगता है। एकदम बढ़िया है ना। बिल्कुल। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस देखो। 1, इंट्रोडक्शन में कोर नीड से स्टार्ट करो। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है और सरकार के पास अकेले फंडिंग नहीं है, इसलिए पीपीपी जरूरी है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। 2, कोर लॉजिक। पहले बताओ कि पीपीपी क्यों चाहिए। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एफिशिएंसी, एक्सपर्टीज और रिस्क शेयरिंग के लिए। ओके। फिर रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट में इसका रोल बताओ। अमृत भारत स्टेशन स्कीम और इन्वेस्टमेंट में जंप को मेंशन करो। रानी कमलापति को स्टार एग्जाम्पल बनाओ, पर न्यू दिल्ली स्टेशन के स्टॉल्ड रीडेवलपमेंट जैसे चैलेंजेस भी बताओ। इससे आंसर बैलेंस्ड लगेगा। एग्जैक्टली। एंड 3, कंक्लूजन में कहो कि पीपीपी मॉडल में पोटेंशियल बहुत है, पर सक्सेस के लिए स्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क जरूरी है। प्रेजेंटेशन के लिए बिफोर और आफ्टर फोटोज तो बहुत पावरफुल होंगी। हाँ, रानी कमलापति की फोटो से पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। ये प्रैक्टिस करो। The PPP model leverages private sector capital and efficiency to modernize public infrastructure, transforming assets like railway stations into world-class transit hubs. पीपीपी गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म्स की क्रूशियल पार्टनरशिप है जो रेलवे स्टेशन जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट्स को मॉडर्नाइज करने के लिए की है। ओके, तो ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की बड़ी पिक्चर से कैसे जुड़ता है, मतलब ऐसी ग्रोथ जो सबको फायदा पहुंचाए। क्वेश्चन एंड ये investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth. Discuss in the light of India's experience. 2021. Broad micro theme, economy. बेहद शानदार सवाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पोर्ट्स, पावर ग्रिड्स को इकोनॉमी की आर्टरी समझो। अच्छी एनालॉजी है। जब ये हेल्दी और एफिशिएंट होती हैं तो इकोनॉमी फलती फूलती है और इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि इस ग्रोथ का फायदा सबको पहुंचे। इसका कोई सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल? बिल्कुल। जब एक नई सड़क किसी गांव को शहर से जुड़ती है तो किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिलता है, क्योंकि वो मार्केट तक आसानी से पहुंच पाते हैं। करेक्ट। बच्चे बेहतर स्कूल जा पाते हैं, मरीज हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं। यही है इंक्लूसिव ग्रोथ इन एक्शन। कोई सरप्राइज नहीं कि इंडिया का 45-50% इंफ्रा इन्वेस्टमेंट रोड्स और रेलवेज में जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए 1, इंट्रोडक्शन में स्टेटमेंट से एग्री करते हुए स्टार्ट करो। एक्सप्लेन करो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है। डेटा यूज कर सकते हैं? हाँ, जैसे इंडिया का इंफ्रा स्पेंडिंग 7.7 ट्रिलियन से 12.2 ट्रिलियन तक बढ़ा। 2, कोर लॉजिक को 2 पार्ट्स में तोड़ो। पहला, रैपिड ग्रोथ। बताओ कि आरबीआई के अनुसार इंफ्रा इन्वेस्टमेंट का जीडीपी पर मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। और दूसरा, इंक्लूसिव ग्रोथ। एग्जाम्पल्स दो कि कैसे बेटर कनेक्टिविटी से मार्केट एक्सेस, एजुकेशन और हेल्थ केयर सुधारता है जिससे गरीबी कम होती है। चैलेंजेस जैसे लैंड एक्विजिशन भी मेंशन करना। ठीक है। और 3, कंक्लूजन में पीएम गति शक्ति और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसे इनिशिएटिव्स मेंशन करके इसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के गोल से कनेक्ट कर दो। प्रेजेंटेशन के लिए फ्लो चार्ट अच्छा रहेगा। हाँ, एक सिंपल फ्लो चार्ट। बेटर रोड्स, बेटर मार्केट एक्सेस, हायर इनकम, रिड्यूस पॉवर्टी। इससे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इस थॉट को रिहर्स करो। Infrastructure acts as a growth multiplier, not only accelerating the GDP, but also ensuring its benefits reach the grassroots, fostering true inclusive development. अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाता है और ये भी इंश्योर करता है कि ग्रोथ का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। चलो अब थोड़ा और टेक्निकल होते हैं। हम इन्वेस्टमेंट की बहुत बात कर रहे हैं। इकोनॉमी के लिए इसका असल में मतलब क्या है? और जब प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा दिखता है? क्वेश्चन इन ईयर, explain the meaning of investment in an economy in terms of capital formation, discuss the factors to be considered while designing a concession agreement between a public entity and a private entity. 2020. ब्रॉड माइक्रो थीम Economy. ग्रेट क्वेश्चन। देखो, इन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब है आज पैसा किसी ऐसी चीज में लगाना जो फ्यूचर में ज्यादा वैल्यू क्रिएट करे। और capital formation?
इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ये बस एक फैंसी टर्म है फॉर क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्टिव एसेट्स, जैसे फैक्ट्रीज, मशीनें, सड़कें। तो इन्वेस्टमेंट बीज है और कैपिटल फॉर्मेशन उससे उगने वाला पेड़। ओके, एंड कंसेशन अग्रीमेंट? कंसेशन अग्रीमेंट एक पीपीपी प्रोजेक्ट की रूल बुक है। सोचो, गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट कंपनी को 30 साल के लिए टोल रोड बनाने और ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। अच्छा। वही कॉन्ट्रैक्ट कंसेशन अग्रीमेंट है। उसमें सब लिखा होता है, टोल कितना होगा, मेंटेनेंस कौन करेगा और 30 साल बाद रोड का क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर के लिए 1. इंट्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन को डिफाइन करो। इंडिया का ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF डाटा, जो 2023 में जीडीपी का करीब 31% था, यूज कर सकते हो। ठीक है। 2. कोर लॉजिक में पहले कैपिटल फॉर्मेशन के टाइप्स बताओ, फिर कंसेशन अग्रीमेंट डिजाइन करने के की फैक्टर्स को डिटेल में समझाओ, जैसे कौन सा रिस्क कौन लेगा, फाइनेंशियल वायबिलिटी, प्रोजेक्ट पैसा कैसे कमाएगा, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, एग्जिट प्रोविजंस, कॉन्ट्रैक्ट से जल्दी बाहर कैसे निकल सकते हैं, राइट, और रेगुलेटरी कंप्लायंस, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। और कंक्लूजन। 3. कंक्लूजन में कहो कि एक वेल डिजाइन कंसेशन अग्रीमेंट ही सक्सेसफुल पीपीपी की नींव है, जो देश की ग्रोथ के लिए जरूरी है। प्रेजेंटेशन टिप। हर फैक्टर के लिए एक सिंपल आइकन यूज करो। रिस्क के लिए शील्ड, फाइनेंस के लिए डॉलर साइन, पॉइंट्स याद रहते हैं। पॉज करो एंड प्रैक्टिस दिस। A robust concession agreement is the blueprint for a successful PPP, meticulously balancing risk, reward, and responsibility between the public and private sector. इन्वेस्टमेंट से देश में प्रोडक्टिव एसेट्स बनते हैं और एक अच्छा कंसेशन एग्रीमेंट सक्सेसफुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए बहुत जरूरी है। परफेक्ट। चलो एनर्जी पर वापस आते हैं, लेकिन इस बार इसे ग्लोबल डेवलपमेंट गोल से कनेक्ट करते हैं। इस अगले सवाल में एक बहुत पावरफुल फ्रेज है, क्वेश्चन एंड ईयर। Access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy is the sine qua non to achieve Sustainable Development Goals, SDGs. Comment on the progress made in India in this regard, 2018. Broad micro theme, economy. साइन qua non, मुझे ये फ्रेज बहुत पसंद है। ये लैटिन है फॉर एब्सोल्युटली एसेंशियल। या जिसके बिना कुछ नहीं। एग्जैक्टली। तो सवाल कह रहा है कि सबको सस्ती और क्लीन एनर्जी दिए बिना हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जैसे गरीबी हटाना या अच्छी हेल्थ देना, अचीव ही नहीं कर सकते। एनर्जी हर चीज का फाउंडेशन है। हाँ, SDG 7 स्पेसिफिकली अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में है। इंडिया की प्रोग्रेस का एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जांपल है सौभाग्य स्कीम। हर घर बिजली पहुंचाने वाली स्कीम। हाँ, वर्ल्ड बैंक के अनुसार अब 99% से ज्यादा रूरल इंडिया के पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस है। ये SDG 7 की तरफ एक जायंट लीप है। वाओ, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए 1. इंट्रोडक्शन में साइन qua non का मतलब समझाओ और SDG 7 को इंट्रोड्यूस करो। एम्फसाइज करो कि एनर्जी लगभग सभी SDGs को इनेबल करती है। ओके। 2. कोर लॉजिक में इंडिया की प्रोग्रेस को 3 बकेट्स में दिखाओ। कौन सी 3? एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी में सौभाग्य और PM कुसुम जैसी स्कीम्स, सस्टेनेबल ट्रांजिशन में सोलर कैपेसिटी एडिशन का डेटा, और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जिक्र। और कंक्लूजन? 3. कंक्लूजन में ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चैलेंजेस को एक्नॉलेज करो, पर पंचमृत और नेट जीरो बाय 2070 जैसे कमिटमेंट्स के साथ पॉजिटिव नोट पर एंड करो। प्रेजेंटेशन के लिए एनिमेटेड मैप अच्छा रहेगा। हाँ, इंडिया के मैप पर गांव को लाइट अप होते हुए दिखाना बहुत इम्पैक्टफुल होगा। इसे रिहर्स करो। India has made remarkable strides towards SDG 7 by focusing on the twin goals of achieving universal energy access and accelerating the transition to clean energy sources. इंडिया सबको सस्ती और क्लीन एनर्जी देने के अपने SDG 7 गोल में काफी प्रोग्रेस कर रहा है, जो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल है। क्लीन एनर्जी की बात हो रही है तो एक सोर्स ऐसा है जिस पर हमेशा डिबेट होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। ये पावरफुल तो है, पर इसके साथ बहुत बैगेज भी है। क्वेश्चन इंडिया, विद ग्रोइंग एनर्जी नीड, शुड इंडिया कीप ऑन एक्सपैंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम? Discuss the facts and fears associated with nuclear energy. 2018. Broad micro theme, economy. ये क्लासिक न्यूक्लियर डायलेमा है। एक तरफ इंडिया की एनर्जी डिमांड आसमान छू रही है और न्यूक्लियर पावर एक पोटेंट 24/7 क्लीन एनर्जी सोर्स है। और दूसरी तरफ सेफ्टी और वेस्ट को लेकर गहरे डर हैं। एग्जैक्टली। तो सवाल है, क्या फायदे नुकसान से ज्यादा हैं? रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु में कुडंकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को देखो। वो लाखों घरों को रिलायबल कार्बन फ्री पावर देता है। ये हो गया फैक्ट्स साइड। और फियर्स साइड के लिए चेरनोबिल और फुकुशिमा एक्सीडेंट्स लोगों के दिमाग में तुरंत आते हैं। तो इसका बैलेंस्ड आंसर कैसे लिखें? फैक्ट्स वर्सेस फियर्स अप्रोच परफेक्ट है। 1. इंट्रोडक्शन में कोर डिलेमा से स्टार्ट करो। मेंशन करो कि इंडिया के पास 25 ऑपरेशनल रिएक्टर्स हैं। ओके। 2. कोर लॉजिक को साफ साफ बांटो। फैक्ट्स प्रोज में लिखो एनर्जी सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी सोर्स एटसेट्रा, और फियर्स कॉन्स में सेफ्टी कंसर्न्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट और हाई इनिशियल कॉस्ट। वेस्ट मैनेजमेंट का सोल्यूशन भी मेंशन करना चाहिए। हाँ, विट्रिफिकेशन जैसे सोल्यूशंस मेंशन करने से डीप अंडरस्टैंडिंग दिखती है। और कंक्लूजन? 3. कंक्लूजन में बैलेंस्ड अप्रोच के साथ एंड करो कि प्रोग्राम एक्सपैंड करना चाहिए
पर सेफ्टी, एडवांस टेक्नोलॉजी और पब्लिक कम्युनिकेशन पर जबरदस्त फोकस के साथ। प्रेजेंटेशन के लिए एक वेइंग स्केल का विजुअल अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। एक तरफ फैक्ट्स, दूसरी तरफ फियर्स, डिबेट विजुअली क्लियर हो जाएगी। While nuclear energy presents a potent solution for India's energy security, its expansion must be coupled with world-class safety protocols and a transparent, long-term waste management strategy. न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया के फ्यूचर के लिए एक जरूरी ऑप्शन है, लेकिन इसकी ग्रोथ में सेफ्टी और वेस्ट डिस्पोजल को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी होगी। Absolutely. Safety first. अब वापस पीपीपी मॉडल पर आते हैं, पर इस बार एविएशन सेक्टर में, जिसे हमने उड़ान के साथ टच किया था। राइट। एयरपोर्ट पीपीपी मॉडल भी रेलवे स्टेशंस जैसा ही है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज करती हैं। और इसके रिजल्ट्स तो हम सब ने देखे हैं। स्पेक्टैक्युलर रहे हैं। बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट और मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाइट एंड डे डिफरेंस है अब और 15 साल पहले में। हाँ, पीपीपी मॉडल की वजह से ये अब दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट्स में गिने जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर के लिए 1 इंट्रोडक्शन में बताओ कि पीपीपी मॉडल ने इंडियन एविएशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। डेटा दे सकते हो कि 14 मेजर एयरपोर्ट्स पीपीपी मॉडल के अंडर है। ठीक है। 2 कोर लॉजिक में पहले डेवलपमेंट्स बताओ, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर एफिशिएंसी। फिर चैलेंजेस पर आओ। इन्हें कैटेगरीज में बांट सकते हो, जैसे रेगुलेटरी चैलेंजेस जैसे टैरिफ स्ट्रक्चर्स, ऑपरेशनल चैलेंजेस जैसे छोटे एयरपोर्ट्स के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना, और फाइनेंशियल चैलेंजेस जैसे हाई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। और कंक्लूजन? 3 कंक्लूजन में कहो कि ये मॉडल मेजर एयरपोर्ट्स के लिए सक्सेसफुल रहा है, पर इस सक्सेस को छोटे एयरपोर्ट्स तक ले जाने के लिए इन हर्डल्स को एड्रेस करना होगा। दिल्ली एयरपोर्ट की बिफोर एंड आफ्टर फोटोज यहाँ भी काम आएंगी। हाँ, बहुत इफेक्टिव टूल है। इस समरी को रिहर्स करो। The PPP model has successfully catapulted major Indian airports to global standards. But replicating this success across the country requires overcoming significant regulatory and financial challenges. पीपीपी मॉडल ने इंडिया के बड़े एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज कर दिया है, लेकिन इसे छोटे एयरपोर्ट्स के लिए सक्सेसफुल बनाना अगला बड़ा चैलेंज है। अभी तक हमने ज्यादातर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात की है, पर ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए हमें दुनिया भर से कैपिटल चाहिए, और ये हमें लाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई पर। क्वेश्चन इन हियर: justify the need for FDI for the development of the Indian economy. Why there is a gap between MOUs signed and actual FDIs? Suggest remedial steps to be taken to increase actual FDIs in India. 2016. Broad micro-theme economy. एफडीआई मतलब जब कोई फॉरेन कंपनी हमारी इकोनॉमी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करे, जैसे यहाँ फैक्ट्री लगाकर। ये सिर्फ पैसा नहीं, टेक्नोलॉजी और जॉब्स भी लाता है। एग्जैक्टली। अब MOUs और एक्चुअल FDI के गैप की बात करते हैं। मेरी फेवरेट एनालॉजी है, तुम्हारा दोस्त पार्टी में आने का जोर शोर से वादा करे, ये MOU साइन हो गया, पर फिर आए ही नहीं, ये है गैप। ये तो होता है। हाँ, कंपनीज बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान्स अनाउंस करती हैं, पर ग्राउंड पर परमिट डिलेज या लैंड प्रॉब्लम्स में फंस जाती हैं और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? 3 पार्ट अप्रोच बेस्ट है। 1 इंट्रोडक्शन में एफडीआई की इंपॉर्टेंस बताओ, मे बी 81 बिलियन के डेटा के साथ। ओके। 2 कोर लॉजिक के 3 हिस्से। पार्ट 1 नीड फॉर एफडीआई, हमें ये क्यों चाहिए। पार्ट 2 रीजंस फॉर द गैप, MOUs एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं बदलते, रेड टेप, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स एक्सेट्रा। और पार्ट 3 रेमेडियल स्टेप्स, सॉल्यूशंस दो, रेगुलेशन सिंप्लीफाई करना, स्टेट्स के बीच कंपटीशन, पीएम गति शक्ति, सिंगल विंडो क्लियरेंस। ठीक है। 3 कंक्लूजन में कहो कि इंडिया एक टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है और इन रिफॉर्म से हम गैप को कम कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए फनल डायग्राम कैसा रहेगा? परफेक्ट। ऊपर MOU साइंड, नीचे एक्चुअल एफडीआई, बीच में रीजंस फॉर द गैप। प्रैक्टिस सेइंग दिस। To bridge the gap between investment promises and reality, India must focus on streamlining regulations and consistently improving the ease of doing business on the ground. FDI इंडिया की इकोनॉमी के लिए वाइटल है, और रूल्स को सिंप्लीफाई करके और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करके ही हम ज्यादा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का ये पुश हमारी शहरों में सबसे ज्यादा दिखता है, और ये एक और पॉपुलर टर्म सामने लाता है, स्मार्ट सिटीज। ये है क्या, और क्या ये हमारे गाँवों को पीछे छोड़ रही हैं? Question. And yeah, what are smart cities? Examine their relevance for urban development in India. Will it increase rural-urban differences? Give arguments for smart villages in the light of PORA and Rurban Mission. 2016. Broad micro-theme economy. एक स्मार्ट सिटी बेसिकली वो शहर है जो टेक्नोलॉजी और डेटा का यूज करके अपने सिटीजन्स की लाइफ इंप्रूव करता है। मतलब सिटी मैनेजमेंट का स्मार्ट तरीका। हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो शहर के ट्रैफिक, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट को रियल टाइम में मॉनिटर करे। इससे डेटा ड्रिवन डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन के तो कई पार्ट्स हैं। हाँ, तो स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। 1 इंट्रोडक्शन में स्मार्ट सिटी को डिफाइन करो और इंडिया के रैपिड अर्बनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट दो। ओके। 2 कोर लॉजिक के 4 हिस्से। रेलेवेंस फॉर इंडिया, ये रेलेवेंट क्यों है? द रूरल अर्बन डिवाइड, ये कैसे डिवाइड बढ़ा सकता है? द केस फॉर स्मार्ट विलेजेस, यहाँ प्यूरा और रूरबन मिशन को एक्सप्लेन करो।
प्यूरा मतलब प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज। करेक्ट। और रूरबन मिशन का एम है रूरल क्लस्टर्स को अर्बन फैसिलिटीज देना। और कंक्लूजन 3. कंक्लूजन में कहो कि इंडिया का फ्यूचर स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट विलेजेस की सिनर्जी में है। बैलेंस डेवलपमेंट ही की है। प्रेजेंटेशन के लिए एक साइड बाय साइड इमेज अच्छी रहेगी। हाँ, एक तरफ फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी और दूसरी तरफ टेक एनेबल्ड स्मार्ट विलेज। इससे मैसेज क्लियर होता है। इसे रिहर्स करो। The true success of India's development lies not in just creating isolated smart cities, but in building a robust network of smart villages, ensuring growth is both inclusive and balanced. इंडिया को स्मार्ट सिटीज के साथ साथ स्मार्ट विलेजेस पर भी फोकस करना चाहिए ताकि रूरल अर्बन डिवाइड ना बढ़े। स्पेसिफिक जोन्स फॉर डेवलपमेंट की बात करते हैं। स्मार्ट सिटीज से पहले एक और कॉन्सेप्ट बहुत प्रोमिनेंट था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या SEZs। इन्हें ग्रोथ का इंजन माना गया था, पर क्या ये उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? Question India, there is a clear acknowledgement that special economic zones, SEZs, are a tool for industrial development, manufacturing, and exports. Recognizing this potential, the whole instrumentality of SEZs requires augmentation. Discuss the issue plaguing the success of SEZs with respect to taxation, governing laws, and administration. 2015. Broad micro theme, economy. SEZ बेसिकली देश के अंदर एक ऐसा एरिया होता है जहां बिजनेस और ट्रेड लॉज बाकी देश से अलग और ज्यादा लिबरल होते हैं। गोल होता है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और एक्सपोर्ट्स बढ़ाना। करेक्ट। एनालॉजी है स्कूल का स्पेशल प्रोजेक्ट ग्रुप, जिसे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती हैं ताकि वो बेस्ट प्रोजेक्ट बना सकें। SEZs भी स्पेशल बिजनेस जोन्स हैं। क्वेश्चन इश्यूज के बारे में पूछ रहा है। हाँ, तो स्ट्रक्चर उसी पर फोकस करेगा। 1. इंट्रोडक्शन में SEZs को इंट्रोड्यूस करो SEZ एक्ट 2005 के साथ। ठीक है। 2. कोर लॉजिक में प्रॉब्लम्स को 3 कैटेगरीज में बांटो, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है। टैक्सेशन, लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यस, टैक्सेशन इश्यूज में GST कंफ्यूजन, MAT, DDT। गवर्निंग लॉज चैलेंजेस में मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज, लैंड एक्विजिशन इश्यूज। और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स में इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनइफेक्टिव सिंगल विंडो क्लियरेंस। और कंक्लूजन 3. कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड बताओ, PLI स्कीम्स और डैश बिल का जिक्र करो। चाइना के शेंजिन SEZ का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। प्रेजेंटेशन के लिए रोड ब्लॉक्स का विजुअल अच्छा रहेगा। हाँ, एक सड़क जिस पर टैक्सेशन, लॉज, एडमिन के रोड ब्लॉक्स हों। तो अनलॉक द ट्रू पोटेंशियल ऑफ SEZs, इंडिया नीड्स टू सिस्टमैटिकली एड्रेस द ट्रिनिटी ऑफ चैलेंजेस, कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन, cumbersome laws and administrative bottlenecks. SEZ में पोटेंशियल बहुत है, पर टैक्स, लॉज और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े इश्यूज को सॉल्व करना जरूरी है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन सब टॉपिक्स में एक कॉमन थ्रेड है, PPP मॉडल। हमने इसका अच्छा साइड देखा, पर एक रिस्की एलिमेंट भी है, स्पेशली उन प्रोजेक्ट्स में जो दशकों तक चलते हैं। क्वेश्चन एंड एयर explain how private-public partnership arrangements in long-gestation infrastructure projects can transfer unsustainable liabilities to the future. What arrangements need to be put in place to ensure that successive generations' capacities are not compromised? 2014. Broad micro-theme economy. ये एक बहुत क्रिटिकल सवाल है। लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिन्हें बनने में सालों लग जाते हैं, जैसे कोई हाईवे या सी पोर्ट। और सवाल पूछ रहा है कि कैसे इन प्रोजेक्ट्स का फाइनेंशियल बोझ हमारी आने वाली जनरेशंस पर आ सकता है। हाँ, तो इसकी परफेक्ट एनालॉजी है एक बहुत बड़ा होम लोन लेना, जिसकी EMI इतनी ज्यादा हो कि तुम्हारे बच्चों को भी उसे चुकाना पड़े। तुम्हें घर आज मिला, पर उन्हें कल कर्ज विरासत में मिला। एग्जैक्टली यही है ट्रांसफरिंग लायबिलिटीज टू द फ्यूचर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? पहले प्रॉब्लम समझाओ, फिर सॉल्यूशंस दो। 1. इंट्रोडक्शन में कहो कि PPPs इफ नॉट डिजाइन्ड केयरफुली फ्यूचर जनरेशंस के लिए फाइनेंशियल रिस्क पैदा कर सकते हैं। ठीक है। 2. कोर लॉजिक के 2 हिस्से। पार्ट 1, हाउ लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड, एक्सप्लेन करो कैसे, जैसे कॉस्ट ओवररन्स या जब गवर्नमेंट को फीलिंग प्राइवेट पार्टनर को बेल आउट करना पड़ता है। और पार्ट 2, अरेंजमेंट्स टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर। अब सॉल्यूशंस दो, जैसे रॉबस्ट प्रोजेक्ट अप्रेजल, फाइनेंशियल सेफगार्ड्स और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। कंक्लूजन में 3. कंक्लूजन में कहो कि PPPs को सस्टेनेबल बनाने के लिए रिगरस प्लानिंग और ट्रांसपेरेंट रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, ताकि इंटरजेनरेशनल इक्विटी बनी रहे। टाइमलाइन का विजुअल यहाँ अच्छा काम करेगा। हाँ, प्रोजेक्ट कॉस्ट को टाइम के साथ बढ़ते हुए दिखाना। इसे रिहर्स करो। To prevent today's infrastructure projects from becoming tomorrow's financial burdens, robust planning, transparent risk allocation, and strong governance are absolutely non-negotiable. खराब प्लानिंग वाले लॉन्ग टर्म PPP प्रोजेक्ट्स का फाइनेंशियल बोझ फ्यूचर जनरेशंस पर आ सकता है। इसे अच्छी प्लानिंग और सेफगार्ड से रोका जा सकता है। अर्बन डेवलपमेंट की बात चल रही है, तो चलो अब ये देखते हैं कि लोग शहरों में मूव कैसे करते हैं। लाखों लोगों के लिए ये एक डेली स्ट्रगल है, और इसे अप्रोच करने के पीछे एक ब्रिलियंट पॉलिसी फिलॉसफी है। क्वेश्चन इन ईयर, National Urban Transport Policy emphasizes moving people instead of moving vehicles. Discuss critically the success of the various strategies of the government in this regard. 2014. Broad micro-theme economy. मुझे इस पॉलिसी का कोर आइडिया बहुत पसंद है। मूविंग पीपल, नॉट व्हीकल्स। सिंपल पर बहुत प्रोफाउंड शिफ्ट है सोच में। हाँ, गोल है सिटी ट्रांसपोर्ट को लोगों को एफिशिएंटली मूव करने के लिए डिजाइन करना, ना कि सिर्फ कार्स के लिए और जगह बनाना। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉकिंग और साइकिलिंग को प्रायोरिटी देना। एग्जैक्टली। क्लासिक रियल लाइफ एग्जाम्पल है दिल्ली मेट्रो।
एक मेट्रो ट्रेन हजारों लोगों को ले जाती है जो शायद हजारों कार्स की जगह लेती। ट्रैफिक जाम, पोल्यूशन सब कम होता है। यही है मूविंग पीपल की फिलॉसफी इन एक्शन। क्वेश्चन में डिस्कस क्रिटिकली कहा गया है। हाँ, तो सक्सेसेस और फेलियर्स दोनों बताने होंगे। 1. इंट्रोडक्शन में NUTP के पैराडाइम शिफ्ट को एक्सप्लेन करो। ओके। 2. कोर लॉजिक में गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज और उनके आउटकम्स डिस्कस करो। मैसिव रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स में मेट्रो रेल की सक्सेस बताओ। और फेलियर्स? बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स में मिक्स सक्सेस बताओ। अहमदाबाद का जनमार्ग सक्सेसफुल रहा पर दिल्ली और भोपाल में फेल हो गया। राइट। 3. कंक्लूजन में कहो कि सक्सेस मिक्स्ड रही है। मेट्रो स्टार परफॉर्मर है पर BRTS और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट में सुधार की जरूरत है। प्रेजेंटेशन के लिए स्प्लिट इमेज आइडिया अच्छा है। हाँ, एक तरफ ट्रैफिक जैम, दूसरी तरफ मेट्रो। मैसेज क्लियर हो जाता है। While metro rail has been a stellar success, the dream of an efficient, integrated public transport system remains a work in progress. इंडिया की अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी सही तरह से लोगों को प्रायोरिटी देती है। मेट्रो सक्सेसफुल रही है पर सिटी बसेस जैसे दूसरे सिस्टम्स में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। All right, अब फाइनल पॉइंट। सब कुछ एक साथ लाते हैं। हमने PPP मॉडल को रेलवेज, एयरपोर्ट्स में देखा, उसके रिस्क्स देखे। अब इस मॉडल का एक फाइनल क्रिटिकल डीप डाइव करते हैं। द गुड, द बैड एंड द अगली। Question and year. Adaptation of the PPP model for the infrastructure development of the country has not been free from criticism. Critically discuss the pros and cons of the model. 2013. Broad micro theme. Economy. परफेक्ट फिनाले। पीपीपी मॉडल एक पावरफुल टूल है पर कोई मैजिक वॉन्ड नहीं। कॉलेज की ग्रुप प्रोजेक्ट जैसा। हाँ बिल्कुल। प्रोज रिसोर्सेज और स्किल्स पूल करके प्रोजेक्ट जल्दी और बेहतर होता है। कॉन्स डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं या कोई एक पार्टनर ज्यादा फायदा उठा सकता है। यही PPP मॉडल का नक्शल है। हाँ, स्ट्रक्चर के लिए सिंपल टी चार्ट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स बेस्ट है। ओके। 1. इंट्रोडक्शन में कहो कि पीपीपी मॉडल इंडिया के इंफ्रा नीड्स के लिए जरूरी है पर इसकी जर्नी बम्पी रही है। ठीक है। 2. कोर लॉजिक में 2 क्लियर सेक्शंस बनाओ। प्रोज एडवांटेजेस में रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एफिशिएंसी, रिस्क शेयरिंग, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। और कॉन्स क्रिटिसिज्म्स में? कॉन्स में प्रोजेक्ट फेलियर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज और सोशल कंसर्न्स जैसे हाई यूजर चार्जेस जो सर्विसेज को गरीबों के लिए अनअफोर्डेबल बना सकते हैं। और कंक्लूजन? 3. कंक्लूजन में बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड दो। मॉडल को छोड़ना नहीं, रिफॉर्म करना है। स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, बेटर कैपेसिटी बिल्डिंग और बैलेंस्ड रिस्क शेयरिंग। टी चार्ट विजुअल यहाँ परफेक्ट रहेगा। हाँ, लोज के साथ ग्रीन चेक मार्क्स और कॉन्स के साथ रेड क्रॉसेस। सिंपल और इफेक्टिव। इसे रिहर्स करो। The PPP model is a double-edged sword. Its success hinges on creating a robust framework that maximizes private sector efficiency while rigorously safeguarding the public interest. PPP मॉडल में कैपिटल और एफिशिएंसी जैसे फायदे हैं पर प्रोजेक्ट फेलियर्स और हाई कॉस्ट जैसे रिस्क्स भी हैं जिनके लिए केयरफुल रेगुलेशन जरूरी है। वाओ, ये तो सच में एक डीप डाइव था। हमने UDS स्कीम से लेकर PPPs के कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स तक की जर्नी की। बिल्कुल। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। ब्रॉड थीम थी इंडियन इकोनॉमी। हमने देखा कि कैसे कनेक्टिविटी रेवोल्यूशनाइज हो रही है पर चैलेंजेस हैं। हाँ। एनर्जी में हम रिन्यूएबल्स की तरफ बढ़ रहे हैं और न्यूक्लियर पावर पे डिबेट जारी है। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का फ्यूल है पर इम्प्लीमेंटेशन स्मूथ होना चाहिए। और डेवलपमेंट बैलेंस्ड होना चाहिए। स्मार्ट सिटीज के साथ स्मार्ट विलेजेस पर भी फोकस जरूरी है। परफेक्ट। अब स्ट्रक्चर इम्बाइबिंग की बारी। इन आइडियाज को पक्का करते हैं, थोड़ा सोच लो। 1. अगर तुम्हें उड़ान स्कीम के अचीवमेंट्स प्रेजेंट करने हो तो तुम्हारा 1 लाइन हुक क्या होगा? 2. PPP मॉडल के प्रोज एंड कॉन्स के लिए तुम टी चार्ट यूज करोगे या वेइंग स्केल और क्यों? 3. मूविंग पीपल नॉट व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट तुम एक 10th ग्रेडर को सिंपल स्टोरी में कैसे समझाओगे? 4. न्यूक्लियर एनर्जी के फैक्ट्स वर्सेस फियर्स को प्रेजेंट करते वक्त तुम अपना टोन बैलेंस्ड और ऑब्जेक्टिव कैसे रखोगे? 5. FDI, MOUs और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के गैप के लिए तुम्हारी फेवरेट एनालॉजी कौन सी है? और 6. सबसे सिंपल वर्ड्स में तुम अपनी दादी को स्मार्ट सिटी कैसे समझाओगे? अब तुम ट्राई करो, अपने वर्ड्स में स्ट्रक्चर बताओ, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन चुनो और 60 सेकंड्स में उसका आंसर आउटलाइन करो। एंड हियर्स अ सिंपल चैलेंज टू रैप थिंग्स अप। आज के डिस्कशन से अपना फेवरेट टॉपिक चुनो, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट सिटीज, कुछ भी, और उस पर 1 मिनट का ऑडियो नोट रिकॉर्ड करो जैसे तुम अपने दोस्त को समझा रहे हो। Use one great example and just speak confidently. समझे? Go ahead and give it a try.